हाँ तो बच्चों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में आप सबका। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमारी जो आज की क्लास होगी वो होगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, फिज़िकल हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Chemical properties of metals and non metals। ठीक है बेटा, अब इसमें जो हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद एयर, या फिर एयर में ऑक्सीजन होती है, या हम कह सकते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, तो हम जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा हमारी रिएक्शन विद एयर। रिएक्शन विद एयर, या फिर आप लोग इसे बोल सकते हो विद ऑक्सीजन। हवा में ऑक्सीजन है तो बेटा हम इसे ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। अब बेटा इसकी एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं कि जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा। ये बेटा हमेशा याद रखना, मेटल प्लस ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाता है, ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड। लगभग हर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है बेटा, इसके एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। जो कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। और बेटा हमें पता है ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये कैसे कलर का होता है, ये ब्लैक कलर हो जाता है बेटा, कॉपर के ऊपर ब्लैक कलर लेयर है। ये जो कॉपर ऑक्साइड की लेयर कॉपर के ऊपर चढ़ जाती है बेटा, ये ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एक दो एग्जांपल और देखें, कैल्शियम को देखते हैं बेटा। कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा, ये तो हो गए हमारे कुछ रिएक्शंस कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल में Mg+O2 MgO, Cu+O2 CuO, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन CaO। अब बेटा आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम है, मैंने इक्वेशन तो लिख दी लेकिन एक को मैंने बैलेंस नहीं किया है। ठीक है, ये बैलेंसिंग आप लोगों को खुद करनी है। एक बार सिर्फ पहले इक्वेशन को बैलेंस करके देख लेते हैं। यहाँ बेटा मैग्नीशियम कितने एटम हैं, एक। लेफ्ट हैंड साइड पे और मैग्नीशियम नहीं है तो सिर्फ एक ही है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड जो कि है प्रोडक्ट की साइड। प्रोडक्ट में कितने मैग्नीशियम हैं, एक। मतलब मैग्नीशियम बैलेंस है, मैग्नीशियम के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। अब देखते हैं O2 को, ऑक्सीजन को। यहाँ ऑक्सीजन कितने बेटा, दो। इधर कितना है, एक। ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है ऑक्सीजन के साथ। तो बेटा इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ दो है यहाँ एक है, यहाँ बनानी है दो ऑक्सीजन, तो बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। लेकिन अब मैग्नीशियम क्या हुआ, मैग्नीशियम भी बेटा 2 हो गए हैं। अब जैसे ही यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गए, यहाँ कितना था, एक। सिर्फ एक मैग्नीशियम है तो बेटा इसको भी 2 करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं दोबारा इस इक्वेशन को। यहाँ पे कितने मैग्नीशियम है, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। अब इस तरफ चलते हैं, मैग्नीशियम भी 2 हो गए बेटा और ऑक्सीजन भी 2 हो गए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये बैलेंस इक्वेशन हो गई है हमारी, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। इसी तरह से आप सेकंड भी करोगे और थर्ड भी करोगे। ठीक है बेटा, अब हम आगे देखते हैं, एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे, उसके बाद फिर अगले कंसेप्ट पे चलेंगे। एक एग्जांपल है बेटा आपका, अगर ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करे, एल्यूमिनियम प्लस O2,
तो बेटा ये क्या बनाता है, ये बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3। ठीक है बेटा, मैं लिख देता हूँ इसे क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा समझो एक बार। मान लिया ये हमारे पास कोई मेटल है और हवा में ये ऑक्सीजन है, धीरे धीरे ये मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और जो इसके सबसे ऊपर वाली सरफेस है इस पर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, एक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। मान लिया कुछ ये हमारा मेटल था और हवा में ऑक्सीजन है, तो बेटा धीरे धीरे करके ये क्या होगा, एक ऑक्साइड की लेयर इसके चारों तरफ बन जाती है। अब बेटे ऑक्साइड की लेयर फ़ायदेमंद भी होती है, क्योंकि देखो जो सबसे ऊपर वाली सरफेस का जो मेटल है वो तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, लेकिन उसने क्या किया, उस लेयर ने ऑक्साइड की लेयर बन गई है, इस ऑक्साइड की लेयर ने जो अंदर का मेटल था उसे ऑक्सीडाइज्ड होने से बचा लिया। ठीक है बेटा, अंदर का मेटल बच गया क्योंकि बाहर एक ऑक्साइड की लेयर बन गई मेटल की सरफेस पे। ठीक है, अब बेटा हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं उनकी नेचर कैसी होती है, उनकी नेचर होती है बेसिक। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मतलब वो बेस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन बेटा कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो बेस के साथ साथ एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं। अब इन ऑक्साइड्स को क्या बोलेंगे बेटा, इन ऑक्साइड्स को बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। सम मेटल ऑक्साइड्स, सम metal oxides such as aluminium oxide, aluminium oxide, zinc oxide, etc और भी है बेटा काफ़ी सारे, show both acidic as well as basic behavior। ठीक है बेटा, कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो एसिडिक के साथ साथ बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। अब बेटा वो बेसिक के साथ अगर एसिडिक शो करेंगे तो बेटा वो रिएक्ट भी करेंगे एसिड और बेस दोनों के साथ। तो अब यहाँ पे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फिर क्या बने। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लिखेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में। ठीक है, अभी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होंगे, अब हम डेफिनेशन लिखेंगे बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है बेटा, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सच मेटल ऑक्साइड्स such metal oxides which react with acids and as well as bases to produce salt and water. Such oxides are known as amphoteric ऑक्साइड्स। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। ऐसे ऑक्साइड्स जो
एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था? Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ETC। अब बेटा एक बार इसकी रिएक्शन और देख लेते हैं। Al2O3 की ले लेते हैं बेटा रिएक्शन। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं एक एसिड के साथ। एसिड कौन सा लिया हमने? HCl। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? प्रोडक्ट बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस वाटर। ये तो हो गया बेटा इसका एसिड के साथ रिएक्शन। अब करते हैं एक बार बेस के साथ तो रिएक्शन करके देखते हैं। Al2O3 प्लस बेस कौन सा लें? बेस ले लेते हैं बेटा NaOH। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए बेटा? रिएक्ट तो करेगा, तो बेटा हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा NaAlO3 प्लस H2O। अब बेटा जो प्रोडक्ट मिला है यहाँ 3 नहीं या 2 आएगा बेटा, NaAl2O3। अब इसे बोलते हैं बेटा सोडियम एल्यूमिनेट। ये जो हमारा प्रोडक्ट मिला है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? इस प्रोडक्ट का नाम है बेटा सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन आप लोगों को याद रखनी है। अगर बाय चांस आपसे पूछता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की डेफिनेशन बताओ विद एग्जांपल्स, तो बेटा आपको ये रिएक्शन लिख के दिखानी पड़ेगी कि जो हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट ये बन रहा है, और अगर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है बेटा, ये तो हो गई हमारी रिएक्शन विद एयर या फिर ऑक्सीजन। लेकिन बेटा एक चीज़ और है, क्या हर एक मेटल सेम रेट के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है? नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। हर मेटल अपने अकॉर्डिंग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। कोई मेटल बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेगा, कोई मेटल काफ़ी देर से रिएक्ट करेगा, और कोई मेटल ऐसा भी होगा जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा। अब हम उन मेटल्स के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा कि कौन ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा, कौन स्लो करेगा, और कौन सा बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है बेटा, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगा मैं आप लोगों को, इन्हें कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और एज इट इज़ याद भी करने पड़ेंगे बेटा ये आपको। ठीक है, अब बेटा जो पॉइंट की हेडिंग लिख लेते हैं, डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स O2। डिफरेंट metals shows different reactivity with O2। ठीक है बेटा, अब इसमें पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, जो बेटा आपके सोडियम और पोटेशियम है Na and K react so vigorously that they catch fire if kept in open, so they are kept immersed in kerosene। ठीक है बेटा, समझ में आया? मैं समझाता हूँ बेटा आपको। जो आपके मेटल्स हैं कौन से सोडियम और पोटेशियम,
ये ऑक्सीजन के साथ इतनी तेज़ी से रिएक्ट करते हैं कि अगर आप इनको ओपन एयर में रख दो तब भी बेटा ये इनमें आग लग जाएगी। दे कैच फायर इफ़ केप्ट इन ओपन। ठीक है, इसलिए बेटा इनको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दे आर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन। अब कैरोसिन को सब जानते हैं, इसलिए इन्हें कैरोसिन के ऑयल में डुबोकर रखा जाता है ताकि ये फायर कैच नहीं कर पाए। ठीक है बेटा, ये तो हो गया पहला पॉइंट कि जो सोडियम और पोटेशियम है रिएक्ट सो वाइग्रसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन, सो दे आर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सोडियम और पोटेशियम को रखा कैसे जाता है, उसको रखा जाता है किस में डुबोकर, कैरोसिन में। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इसको कैरोसिन में डुबोकर ही क्यों रखा जाता है, तो बेटा आप लोग आंसर क्या लिखोगे, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो वाइग्रसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन, सो दे आर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन। ठीक है बेटा, अब अगला पॉइंट लिखते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे ऑक्साइड की लेयर को लेके। मैंने आपको समझाया था कि विद टाइम मेटल्स की जो सरफेस है उनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ठीक है, तो इसका सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे सरफेसेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड are covered with layer of एक मिनट बेटा, are covered with a thin layer of, are covered with a thin layer of oxide which prevent them from further oxidation। ठीक है बेटा, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जितनी भी सरफेस है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक या लेड की, उनके ऊपर एक थिन लेयर बन जाती किसकी, ऑक्साइड की, विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, मेटल को और अंदर तक खराब होने से बचाने के लिए। ठीक है बेटा, अब हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारा बेटा जो आयरन है Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। ये तो हमें सबको पता है, जो आपका आयरन है वो बर्न नहीं होता है हीट करने पर, लेकिन बट आयरन फिलिंग्स बर्न्स वाइग्रसली। लेकिन बेटा जो आयरन फिलिंग्स हैं, लोहे के जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं वो जल जाते हैं बहुत तेज़ी से। ठीक है, जैसे ही आप उनको आग के ऊपर डालोगे छोटे छोटे टुकड़ों, बिल्कुल माइन्यूट टुकड़े बेटा, जिन्हें आयरन फिलिंग्स बोलते हैं, वो चीज़ें जल जाती हैं। ठीक है, अब लिखते हैं अपना थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है बेटा कॉपर को लेकर। अब कॉपर के साथ क्या होता है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हम इक्वेशन पढ़ चुके हैं, बस पॉइंट लिखना बचा हुआ है। कॉपर डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट form a black layer of
ऑक्साइड ऑन इट। ठीक है बेटा, जो कॉपर है वो बर्न नहीं करता है, बल्कि उसके साथ क्या होता है, उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर बन जाती है, किस चीज़ की, ऑक्साइड की। ठीक है बेटा, अब हमारा लास्ट पॉइंट है जो आपके सिल्वर एंड गोल्ड है, सिल्वर एंड गोल्ड। कुछ माइंड में आ रहा है? मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि सिल्वर और गोल्ड जो हैं ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। आपने देखा भी होगा, जो सोना होता है बेटा, सोने की जो शाइनी सरफेस होती है वो कभी भी डल नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि बेटा वो किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये तो हो गई बेटा हमारी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। लेकिन इसमें जो हमने ऑक्साइड की लेयर वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा था, उसमें बेटा एक चीज़ है कि ये जो ऑक्साइड की लेयर है ये तो एक तो अपने आप चढ़ती है, लेकिन उसे हम इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, और बेटा उस प्रोसेस का नाम होता है एनोडाइजिंग। अब एक बार एनोडाइजिंग के बारे में पता कर लेते कि एनोडाइजिंग क्या होता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है आपका, एनसीईआरटी की बुक्स में बॉक्स बना हुआ, उसके अंदर बता रखा है एनोडाइजिंग के बारे में। अब हम एनोडाइजिंग के बारे में जान लेते हैं कि एनोडाइजिंग क्या होती है। पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे इसे। एनोडाइजिंग, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए thick layer of oxide, thick oxide layer of aluminium। एक मिनट बेटा, थोड़ा गलत लिखा गया, फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है बेटा, आपको समझ में तो आ गया होगा इसे करते क्यों हैं। बेटा इसको करते हैं मेटल का फर्दर ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए, और इसको हम किसी भी मेटल के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं कि मेटल को बचाता कैसे है। मान लिया बेटा ये हमारा मेटल है, ये हमारा है एक मेटल सरफेस। ठीक है, और हमने इसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ एनोडाइजिंग प्रोसेस हमने एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दी है। ये बेटा एक ऑक्साइड की लेयर हमने इसके ऊपर बना दी है। अब देखो, एटमॉस्फेयर से जो कोरोशन वगैरह होता है या किसी भी तरह का रिएक्शन किसकी मदद से होता है, ऑक्सीजन की मदद से। अगर हम इस मेटल के ऊपर पहले से ही एक ऑक्सीजन की लेयर चढ़ा दें, एक ऑक्सीजन की लेयर हम लोग इसके ऊपर पहले से बना दें ऑक्साइड की, तो बेटा जो अंदर वाला जो मेटल है वो हमेशा प्रोटेक्ट रहेगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहेगी और काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ में रहेगा। ठीक है बेटा, एनोडाइजिंग की बस हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए थी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक लेयर ऑफ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि एनोडाइजिंग क्या होती है। तो इसके साथ जो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी वो यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम लोग करेंगे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, पहली में तो किसके साथ रिएक्शन था, एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा ये है पानी के साथ। सेकंड प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स
रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। ठीक है बेटा, अब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि ये जो मेटल्स हैं वो पानी के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जनरल इक्वेशंस कि ये क्या बनेगा। बेटा जब मेटल वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा हमेशा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन। ये तो हो गया जब बेटा जब प्योर मेटल रिएक्ट करेगा। बाय चांस क्या पता हो पहले से ही मेटल ऑक्साइड हो, तो मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड है जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एक क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब बेटा जैसे ऑक्सीजन में था ना अलग अलग कि हर मेटल ऑक्सीजन की तरफ डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करता है, मतलब अलग अलग रेट से रिएक्ट करेगा। ऐसे बेटा वाटर के साथ भी है, हर मेटल वाटर के साथ अलग अलग रेट से रिएक्ट करेगा। अब हम एक टेबल बना लेंगे, उसमें सारी चीज़ों के बारे में लिख लेते हैं कि कौन सा मेटल वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये लिख लो आप एक बार कि जनरल रिएक्शंस क्या होती हैं मेटल और वाटर और मेटल ऑक्साइड और वाटर की। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं एक टेबल। उस टेबल में हम लोग लिखेंगे कि जो वाटर है वो अलग अलग के साथ कैसे कैसे रिएक्ट करता है, और ये टेबल आपको याद होनी चाहिए बेटा। मान लिया ये तो है वाटर। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है। रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अब बेटा इसमें कुछ मेटल्स होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। वो कौन से हैं, सोडियम, पोटेशियम और तीसरा कौन सा बेटा, कैल्शियम। ठीक है, ये तो होगी पहले जो बिल्कुल कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे। ये तो हो गया फर्स्ट बॉक्स हमारा। अब हम अगला देखते हैं कि हॉट वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है। रिएक्ट विद हॉट H2O। ठीक है बेटा, इसका एग्जांपल होता है मैग्नीशियम। जो आपका मैग्नीशियम मेटल है वो आपका गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, अब इसको भी हम एक बॉक्स में लिख लेते हैं। एक बॉक्स हमारा ये बन गया। अब हम बात करते हैं स्टीम के साथ कौन रिएक्ट करता है। लिखेंगे हम लोग रिएक्ट विद स्टीम। रिएक्ट विद स्टीम। अब बेटा इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। इसके एग्जांपल्स हैं आपके एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ठीक है, ये जो तीन मेटल्स हैं ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ये बेटा रिएक्ट करेंगे किसके साथ, स्टीम के साथ। ठीक है, अब कुछ मेटल्स ऐसे भी होंगे जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो एक बॉक्स और बनाते हैं हम लोग किस चीज़ का, नो रिएक्शन विद वाटर। नो रिएक्शन विद H2O। अब इसके कौन से एग्जाम्पल होंगे बेटा। इसका एग्जाम्पल होगा लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है बेटा, ये हमारा फोर्थ बॉक्स बन गया है। आप लोगों को ये सारे याद रखने पड़ेंगे कि वाटर के साथ कौन सा मेटल वाटर की किस फॉर्म के साथ रिएक्ट करता है और कौन सा मेटल इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है।
ठीक है बेटा। अब हम इसके कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि रिएक्ट करने के बाद क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो यही है कि पानी के साथ कौन सा मेटल किस तरीके से रिएक्ट करता है। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो सिंपल वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, कुछ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे सिर्फ, कुछ स्टीम के साथ करेंगे, और बेटा कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो पानी की किसी भी फॉर्म के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, चाहे बेशक वो ठंडा हो, गर्म हो या फिर वो स्टीम की फॉर्म में हो, वो मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। आप इस टेबल को अच्छे से कॉपी में बना लो और ये अलग अलग लिख लेना कि कौन सा किसके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है बेटा। अब हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और उसका हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। अब बेटा हम लोग देखें कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है। एग्जाम्पल 1 करते हैं बेटा। पहले एग्जाम्पल नंबर 1 में लेंगे हम लोग पोटेशियम को। एग्जाम्पल्स में बेटा पहला है पोटेशियम को लेके देखते हैं कि कैसे है। पोटेशियम प्लस H2O। तो बेटा हमने क्या पढ़ा था, क्या बनाएगा, ये बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। प्लस H2 गैस प्लस हीट एनर्जी। अब बेटा किसी भी रिएक्शन में जब हीट एनर्जी निकलती है तो कैसे रिएक्शंस होते हैं, वो होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं सोडियम का, सोडियम और वाटर का। बेटा क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaOH प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी। ठीक है। अब ये जो दो मेटल्स हैं ये इसके साथ विग्रसली रिएक्ट करेंगे बेटा। ठीक है। अगर आप ये दोनों मेटल्स अगर वाटर के कांटेक्ट में भी आते हैं तो बेटा फायर लग जाती है, इनमें आग लग जाती है। ठीक है बेटा। लिख लेते हैं इनके बारे में हम लोग, पोटेशियम और सोडियम के बारे में। रिएक्ट वायलेंटली K and Na react violently with cold water the reaction is highly exothermic that the metals start burning। ठीक है बेटा। पोटेशियम और सोडियम की जो रिएक्शन है वो इतनी ज़्यादा वायलेंट होती है और इतनी ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है कि ये मेटल्स बर्न करना शुरू कर देते हैं जैसे ये वाटर के कांटेक्ट में आएंगे। और इसी वजह से बेटा ये इन दोनों को वाटर में नहीं रखा जाता कभी भी, इनको रखते हैं हम लोग केरोसिन ऑयल में। केरोसिन ऑयल में रखा जाता है बेटा इन दोनों को। और जैसे ही आप इन्हें केरोसिन से बाहर निकालोगे ये बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर पानी डाल दोगे तो बेटा ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। सोडियम वाली जो रिएक्शन है आप लोग स्कूल में प्रैक्टिकल भी देखोगे कि जैसे ही आप सोडियम को केरोसिन ऑयल से बाहर निकालते हो ये बेटा ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है और इसमें से काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती है। ठीक है। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का एग्जाम्पल और देख लेते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है।
अगला एग्जाम्पल है बेटा हमारा कैल्शियम के साथ कि कैल्शियम कैसे रिएक्ट करता है। बेटा जो आपका कैल्शियम है ना, कैल्शियम को जब आप पानी मिलाओगे तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम प्लस H2O, ये बनाता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है बेटा कि कैल्शियम फ्लोट करना क्यों शुरू कर देता है, वाई कैल्शियम मेटल फ्लोट्स आफ्टर रिएक्टिंग विद वाटर। तो आप लोग आंसर लिखोगे इसमें, कैल्शियम starts floating because the bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of metal। ठीक है बेटा, क्यों फ्लोट करता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस बनती है ये जो मेटल है वो इसकी सरफेस से चिपक जाती है। अब हमें पता है गैस हल्की होती है वो ऊपर उठती है, इसी वजह से बेटा जो कैल्शियम मेटल है वो आपका फ्लोट करना शुरू कर देता है सरफेस पे। ठीक है, ये तो हो गया बेटा हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। आज के लिए बेटा हम सिर्फ इतना रखते हैं, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद एक दो टाइप और बची हमारी। ठीक है, लेकिन वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आज सिर्फ इतना ही रखते हैं, इससे आगे का डिस्कस हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है आज की जो टॉपिक है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। पूछने का तरीका आप लोगों को पता है, आपके जो भी क्वेश्चन है या डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन करके, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन और हर डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ। एंड अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।